Hello everyone. Welcome back to Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लास्ट पार्ट्स में हमने मोटिवेशन और इमोशंस के बारे में डिटेल में जाना था। इसके लास्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम चीजों को पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले है मैनेजिंग एंगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुस्सा जो होता है वो बहुत नेगेटिव इमोशन होता है जिसकी वजह से इंसान को हानि पहुंच सकती है। तो गुस्से को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। सब मैनेज करने से सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि गुस्सा आपके अंदर से आया है, आपके विचारों से आया है, तो आप ही हो जो उसको कंट्रोल कर सकते हो, कोई और आपका गुस्सा मैनेज नहीं कर सकता है। गुस्सा जो होता है ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है। जब आप किसी चीज की वजह से चिढ़ते हो तो आपको गुस्सा आता है। यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा आप अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हो। पहला है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके जो विचार हैं उनमें बहुत शक्ति है, और आप अगर अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरा है, आपको ऐसा रियलाइज करना है कि केवल आप ही अकेले हो जो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, कोई और नहीं कंट्रोल कर सकता है। आप खुद से ऐसी बातें मत करो जिससे आपको दुख पहुंचे या आपको गुस्सा आए। इसकी वजह से आपकी नेगेटिव फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट ascribe इंटेंशंस, यानी कि आप किसी भी चीज को लेकर, किसी भी प्रेरणा को लेकर अपने खुद के इंटेंशंस को नेगेटिव मत करो। नेक्स्ट है, जो भी लोग और परिस्थितियां हैं जो आपको गलत भावनाएं दे रही हैं, उनको रेजिस्ट करो, उनको इग्नोर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, अपने गुस्से को ऐसी जगह चैनलाइज करो जहां पे वो प्रोडक्टिव काम आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत गुस्सा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ाई करने बैठ जाओ या आप मूवी देखने बैठ जाओ। तो आप ऐसी जगह अपने गुस्से को चैनलाइज कर लो जहां पर वो गुस्सा गुस्सा शांत हो जाए और किसी ऐसी जगह ना उतरे जो आपको या दूसरे को हानि पहुंचा सकती है। आपको ये खुद से चुनना पड़ेगा कि आपको किस परिस्थिति में कितना गुस्सा जताना जरूरी है और कितना आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने भीतर झांक के देखो, ना कि बाहर की चीजों को। लास्ट है, अपने आप को बदलने के लिए समय दो। कोई भी अगर आपको आदत हो जाती है तो उसको बदलने में समय लगता है। अगर आपकी पर्सनालिटी है जो गुस्सा करने वाली है तो आप खुद को बदलने का समय दो। नेक्स्ट है इनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस, यानी कि आप अपने पॉजिटिव इमोशंस किस प्रकार से बेहतर कर सकते हो ताकि आपके नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाए। पहला है, आप कोई भी चीज जो महसूस करते हो, आपके जो इमोशंस होते हैं उनका कोई ना कोई मकसद होता है। उनका मकसद होता है आपको अपनी परिस्थिति में, अपने वातावरण में ढालने का, यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट में किस प्रकार से जीवित रह सकते हो, ये आपकी भावनाओं के द्वारा बताया जाता है। कुछ नेगेटिव इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमें शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर तैयार करते हैं कि हम अपने वातावरण में जो बुरी चीजें हैं, खतरनाक चीजें हैं, उनसे बच सकें। ये हमें कुछ परिस्थितियों से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डर। फियर जो होता है ये एक नेगेटिव इमोशन होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 से डर लोगों को, उनको प्रेरित कर रहा था उनके घरों में रहने से, जिनकी वजह से वो बच रहे थे कोविड-19 के फैलने से। तो कुछ नेगेटिव इमोशंस हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा स्तर पर हमें महसूस हो रहे हैं, तो ये हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं जैसे खुशी, ऑप्टिमिज्म, ये हमें हमारी जिंदगी में बेहतर बनाते हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाते हैं। अगर हम पॉजिटिव भावनाएं महसूस करेंगे तो हम नए नए विचारधाराएं बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं जिनके द्वारा आप अपने पॉजिटिव इमोशंस बढ़ा सकते हैं। पहला है, आप खुद के व्यक्तित्व को बदलो, जिसमें आप अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लाओ जो कि आपको अच्छा बनाए, जैसे कि ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, हैप्पीनेस। नेक्स्ट है, आप अपनी जिंदगी में अगर कोई भी बुरी परिस्थिति है तो उसका पॉजिटिव मतलब खोजो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए किसी एग्जामिनेशन में, तो आप ये समझो कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं था। आप उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में बेहतर करो। तो आप उसमें कोई पॉजिटिव मीनिंग खोजो ताकि आपको नेगेटिव इमोशंस ना महसूस हो।
नेक्स्ट है आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाओ और ऐसी जगह पर रहो जहाँ पे लोग आपका सपोर्ट करें। नेक्स्ट है आप अपने काम में इन्वॉल्व रहो और आप जो काम कर रहे हो उसको बेहतरी से करने का प्रयास करो। नेक्स्ट है आप समाज में दूसरों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि दूसरे आपके साथ हैं। लास्ट है आप जो भी चीजें अपनी जिंदगी में देख रहे होते हो, जो भी परिस्थितियां होती हैं, उनके पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन लो। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि आप परिस्थिति को जिस प्रकार से देखोगे, आप उसको जिस प्रकार से मतलब दोगे, आपको वो उसी प्रकार से महसूस होगी। तो अगर आप किसी परिस्थिति को पॉजिटिव तरीके से देखोगे, तो आपको पॉजिटिव इमोशंस का महसूस होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी। एग्जामिनेशन एंजाइटी क्या होती है? इसमें दो शब्द हैं, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा और एंजाइटी यानी घबराहट। तो इससे आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद होने वाली घबराहट को हम एग्जामिनेशन एंजाइटी कहते हैं। ये किसी भी बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए कुछ हद तक एंजाइटी जो होती है या घबराहट वो जरूरी होती है ताकि वो बच्चे को प्रेरित करे बार-बार पढ़ने के लिए। वो उसको पढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन अगर वो ही घबराहट बढ़ जाए और वो उसकी परफॉर्मेंस में बाधा डाले, तो ये होती है एग्जामिनेशन एंजाइटी। अगर कोई बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पढ़ 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 के गया हो और उसको सब चीज आता हो, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान उसको इतनी घबराहट हो जाती है कि वो सारे क्वेश्चंस भूल जाता है। तो ये होती है एग्जामिनेशन एंजाइटी जिससे बचने का बहुत तरीका होता है और इससे बचना जरूरी होता है ताकि बच्चे एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। एग्जामिनेशन एंजाइटी से बचने के मेजर दो तरीके होते हैं। पहले होता है मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी जिसमें आप कोई काम करते हो अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, अपनी घबराहट को कम करने के लिए। दूसरा होता है ब्लंटिंग स्ट्रेटजी जिसमें आप चीजों को अवॉइड करते हो, अपनी घबराहट को अवॉइड करते हो और उसको कम करते हो। पहले हम मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं। पहला है प्रिपेयर वेल यानी कि आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। जो भी क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर है आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स तैयार किए हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उसको दिमाग में विजुअलाइज करिए कि आपको वो आसानी से याद आ सके। नेक्स्ट है आपको अपने आप को ऐसा दिलाना है कि आप स्ट्रेस नहीं रहोगे। आपको घबराहट से बचने के लिए स्ट्रेस को कम करने का तरीका खोजना पड़ेगा। आप खुद में विश्वास रखो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। किसी और की मदद लेने के लिए कभी मत हिचकिचाओ। हमेशा अपने से बड़ों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की मदद लेना अच्छा समझो ताकि उनसे आपको मदद मिले और आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ। ब्लंटिंग स्ट्रैटेजी में दो चीजें आती हैं। पहला होता है रिलैक्सेशन जो इंसान की नसों को शांत करता है और फिर उसके इस विचारों को दोबारा से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो आपकी जो शक्ति है, एनर्जी वो ऐसी जगह पर जाएगी जो आपके शरीर में बेहतरी लाएगी। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको इंटेलिजेंस का मतलब पता होता है जो होती है बुद्धि। अब अगर इसमें इमोशनल शब्द जुड़ जाएगा तो इसका मतलब होता है भावनाओं की बुद्धि। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, तो आपका इंटेलिजेंस अच्छा होने के बावजूद आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। बुद्धि तो होती ही होती है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। जो इंसान खुद की भावनाओं के बारे में जानता है और उसको अपने हिसाब से बदलता है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मेयर पीटर सैलोवी और जॉन मेयर ने दिया था 1999 में। उनके हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। यानी कि आप खुद के भावनाओं के बारे में जानते हो, दूसरों की भावनाओं के बारे में जानते हो, उनको परिस्थिति के हिसाब से बदलते हो, बीच में भी भेद करना जानते हो और अपनी उसको इस्तेमाल करते हो अपनी जानकारी के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस में दो चीजें होती है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स।
इंट्रापर्सनल एलिमेंट जो होते हैं वो आपके खुद से संबंधित होते हैं, जिसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप खुद के बारे में जानते हो, खुद की भावनाओं के बारे में जानते हो। और दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें आप खुद को प्रेरित करना जानते हो। नेक्स्ट होता है इंटरपर्सनल एलिमेंट, जो दूसरों से संबंधित होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है सोशल अवेयरनेस, यानी कि आप समाज में लोगों के बारे में जानते हो, उनकी भावनाओं के बारे में समझ सकते हो। नेक्स्ट है सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि आपके अंदर ऐसे कौन-कौन सी सामाजिक चीजें हैं जिनके द्वारा आप चीजों को समझ सकते हो, समाज में रहने के काबिल बन सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारी सफलता में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के साथ बहुत जरूरी होती है। इसी के साथ हम चैप्टर 9 को खत्म करते हैं। चैप्टर 9 से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।